नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट हुई है। लोक भवन में ये मुलाकात हुई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह की शिष्टाचार भेंट हुई। राज्य के समग्र विकास में जो भी चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। तमाम विकासात्मक योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई है। समसामयिक मुद्दों पर राज्यपाल और सीएम के बीच में विचार विमर्श हुआ। प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। प्रदेश के विकास की गति देने के लिए समन्वय बनाने की भी बात हुई है। भविष्य की विकास रणनीतियों पर अहम बातचीत हुई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात लोक भवन में हुई, जहां दोनों ने भविष्य की विकास रणनीति पर अहम बातचीत की है। इसी के साथ समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया है। देहरादून में ये मुलाकात हुई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम यात्रा के लिए चिकित्सकों का पृथक कैडर बनेगा। कैडर प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाने के निर्देश हैं। बॉन्डधारी डॉक्टरों के पीजी कोर्स के लिए बनेगी अलग अध्ययन नीति। चिकित्सा अधिकारियों की डीपीसी जल्द ही 10 फरवरी तक करने के निर्देश दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, प्रशासनिक कैडर के पुनर्गठन की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चिकित्सा अधिकारियों की डीपीसी 10 फरवरी तक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, प्रशासनिक कैडर के पुनर्गठन की तैयारियां चल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है चारधाम यात्रा से जुड़ी, जहां चारधाम यात्रा के लिए चिकित्सकों का पृथक कैडर बनेगा, जिसको लेकर कैडर प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को सुचारू किए जाने के आपदा सचिव ने निर्देश दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे कि कई सारे मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। बर्फ पड़ने की वजह से मार्ग पर सफेद चादर बर्फ की ढक गई है, जिसकी वजह से कई सारे मुख्य मार्ग बाधित हो रहे हैं। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है बर्फबारी के बाद, उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के अधिकारियों को निर्देश आपदा सचिव की तरफ से दिए गए हैं। जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश भी आपदा सचिव ने दिए। आपको बता दें कि जो मार्ग बाधित हुए हैं बर्फबारी की वजह से, उन्हें खोलने के भी निर्देश जल्द से जल्द दिए गए हैं। सचिव आपदा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसी के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा है। डीजीआरई ने उत्तराखंड के लिए एवलांच की वार्निंग जारी की है। आपको बता दें कि अब एवलांच की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, बीते दिनों से बारिश और बर्फबारी प्रदेश में देखने को मिल रही है और अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए डीजीआरई ने उत्तराखंड के लिए एवलांच वार्निंग जारी की है। चमोली में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर एवलांच का अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट है। आज शाम 5 बजे तक ये अलर्ट जारी रहेगा। आपदा सचिव ने अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। पर्यटकों, ट्रैकर से स्थानीय लोगों को संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के मौसम से बताई जा रही है, जहां बीते दिनों से बारिश और बर्फबारी प्रदेश में देखने को मिल रही है और अब एवलांच का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों, ट्रैकर्स और स्थानीय लोगों से भी इसके चलते अपील की गई है कि ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जहां एवलांच का खतरा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एवलांच का खतरा मंडराने लगा है, जिससे कि बहुत बड़ी हानि हो सकती है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। पहले बर्फबारी और बारिश का अलर्ट था, तो अब इसी के साथ एवलांच का भी अलर्ट प्रदेश में कई जिलों के लिए जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली में बर्फबारी के आसार फिर से हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस मिलते ही बीजेपी के अंदर लंबे समय से दबे अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहे हैं। इस सियासी घमासान में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मोर्चा संभालते हुए सीधे अरविंद पांडे की बीजेपी के प्रति निष्ठा और वफादारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस विवाद ने तब और भी ज्यादा नाटकीय मोड़ ले लिया जब पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन कंबोज ने महापौर बाली के खिलाफ ही ताल ठोक दी और उनके आरोपों का जवाब देते हुए खुद ही गलतियों को पाप करार दिया है। साथ ही कंबोज ने उन्हें सार्वजनिक रूप से कसम खाकर अपनी जीत का सच बताने की चुनौती दी है, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के भीतर की खेमेबाजी अब किसी गुप्त मंत्रणा का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुले युद्ध में तब्दील हो चुकी है। अरविंद पांडे जी कसम खाएं कि उन्होंने उन सांसदों को रोकने के लिए फोन किया या आने के लिए, और वो बार बार प्रेस में अपनी कह रहे थे मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने चुना है। तो मैंने उसी चीज के लिए कहा कि मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है क्या? कसम खा के बता दो यार, जनता नहीं चुना है। गगन जी आप मैं तो रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ वाकई में जनता ने चुना है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूँ, वाकई में जनता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किसी भी पीड़ित परिवार की आवाज कोई अगर उठाएगा, कल को अगर गगन काम्बोज के परिवार पर यह विपदा आ जाए, षड्यंत्रों के तहत अगर गगन काम्बोज के खिलाफ अगर चीजें होने लगे और कल को अरविंद पांडे गगन काम्बोज की आवाज उठाए, तो क्या कोई नहीं बचेगा? क्या गगन काम्बोज के परिवार को भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मतलब क्या इस पूरे प्रदेश में कोई, इस पूरे जिले में कोई आदमी नहीं है गरीब कुचले की किसी की आवाज उठा दे? क्या गुनाह है? प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी के हनुमान मंदिर प्रांगण में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा हमला बताया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा देने का कार्य करता आया है। उनके प्रति सम्मान रखना प्रत्येक सरकार और नागरिक का कर्तव्य होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारों की प्रशासनिक असंवेदनशीलता और अहंकार ही परिणाम है कि आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन पूज्य संतों को भी अपमानित होना पड़ रहा है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में, और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठे। इन्होंने भी बनारस में, काशी में जो है बहुत पौराणिक हिंदू मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पे इन्होंने बहुत हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और क्या मांग थी शंकराचार्य जी की कि वो गौ हत्या पर, ये हमारी भी मांग है कि पूरे देश में गौ हत्या पर जो है बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झूठे सनातनी जो है, जहाँ जहाँ चुनाव में इनको गौ माता से लाभ होता है वो गौ माता को माँ कहते हैं, और जहाँ जहाँ इनको चुनाव में जो है गौ माता से नुकसान होता है वहाँ ये गौ माता को बीफ के रूप में जो है एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ऐसे झूठे सनातनी जब तक रहेंगे, वास्तव में जो है हिंदू धर्म खतरे में रहेगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर संभावित भीड़ का आकलन कर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। वहीं अहम स्थानों पर हेल्ड मेटल डिटेक्टर और एंटी सबोटांस टीम से
सघन चेकिंग अभियान सुनिश्चित किया जाए। होटल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल और ढाबों पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही बम निरोधक दस्ता लगातार राउंड पर रहेगा। साथ ही जिले की सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग, संवेदनशील स्थलों पर मोबाइल पेट्रोलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत लगातार रही है। पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जगह पे, बॉर्डर पॉइंट्स पे और रेलवे स्टेशन या जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ पर चेकिंग के हम लोग अभियान चलाते रहे हैं। वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारी चलती रही है। इस बार भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी थाना प्रभारियों के संबंध में निर्देशित किया गया है। सर्कल अफसर, एसपी सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त में लगातार चेकिंग में रहेंगे और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है तत्काल हरिद्वार पुलिस को 112 के माध्यम से अवगत कराएं ताकि आगे की जो भी कार्रवाई की जा सके। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। चंपावत में लंबे समय से बारिश न होने के चलते किसानों की ओर से खेती में बोई गई फसल पूरी तरीके से सूख चुकी है, जिस वजह से किसान पूरी तरीके से मायूस हो चुके हैं। जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करात और जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की आजीविका पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर बीज की बुआई की थी, लेकिन खेत पूरी तरीके से सूख चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर होती है। किसानों पर बैंकों का ब्याज और ज्यादा चढ़ चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्वास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की इस समस्या को देखते हुए उनके कृषि ऋण को जरूर माफ करेंगे। हम लोग किसान हैं। हम पूरे वर्ष का बजट हमारा खेती से बनता है, भली बात आप भी जानते हैं। तो पिछले 5 महीनों से हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे गाँव में बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है खेती में। एक तो जो हमारी नकदी फसल होती है, आलू है, मटर है, अन्य हरी सब्जियां हैं जिनको हम बाज़ार में लाते थे, जिससे हमारी आजीविका मिलती थी, हमको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई है। दूसरा, रबी की फसल हमारी गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर जो दालें होती थी वो भी प्रभावित हुए, मतलब जमा ही नहीं है इस बार। तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं के लिए भी चारे की समस्या आने वाली है अगले 2-3 महीनों के बाद। अगर हमारे पास खेत में कुछ नहीं होगा तो पशुओं को चारा कहाँ से देंगे। तो सर ऐसा है कि मैं संगठन का मुखिया रहा हूँ, 10 साल मैंने संगठन की बागडोर सवारी चंपावत जिले में। मैं भली बात जानता हूँ किसानों के दर्द को। देखिए सर, स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले सर्वविदित है कि 3-4 महीने से जो है बारिश नहीं हुई है। बारिश का एक बूंद भी जो है बारिश की नहीं हुई है। जो लोगों ने गेहूं या मटर, जो भी साग सब्जी हो या चाहे फसल लगाई है, वो पूर्ण रूप से सूख गई है। गेहूं जो लोगों ने लगाया था वो तो जमा ही नहीं है कहीं कहीं पर। तो इस समय जो है बहुत बुरी दशा है। इससे पहले आपने देखा होगा जो सीट्रस फल, जो सीमांत क्षेत्र में सीट्रस फल जो होते हैं, उनका भी 2-3 रुपये 4 रुपये मार्केट भाव था। जो सीमावर्ती क्षेत्रों से मार्केट तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि वो अभी तक पेड़ों में सूख रहे हैं। तो किसान, देखिए किसान जो है हर जगह से किसान मायूस है। हर जगह से किसान को नुकसान हो रहा है, चाहे फसल हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे साग सब्जी हो। तो सब जगह से किसान इस समय परेशान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, किसानों की जो खेती है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। अब कृषि ऋण माफ करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। इसके लिए क्या कुछ किया गया है, पत्र लिखा गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो जहां लंबे समय से बारिश ना होने से जो किसानों की रबी की फसलें, गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है,
जो पूरी जी। तरह से सूख चुकी है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहता है। बारिश नहीं हुई तो जिससे किसान जो है काफी मायूस है। जो किसान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन करायत और जो मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे, तो उन लोगों के द्वारा तथा जो क्षेत्र के अन्य किसान है उनके द्वारा मांग की गई है कि जो हमारा जो कृषि ऋण है वो माफ किया जाए, क्योंकि हमारी फसलें पूरी तरह सूख चुकी है। जो 2 दिन पूर्व भी जो है यहाँ ना तो इस बार बर्फबारी हो पाई, ना उतनी खास बारिश हो पाई, तो जिससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। तो किसान काफी मायूस है, क्योंकि कृषि से ही जो उनकी आजीविका चलती है, पशुपालन से चलती है। तो उनकी स्पष्ट मांग मुख्यमंत्री से कि जो उनके द्वारा कृषि ऋण लिया गया है उसको जो है माफ किया जाए। और किसानों के द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को पत्र भी दिया जा चुका है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, ऐसे में जो पत्र का कोई संज्ञान लिया गया है, कुछ जानकारी उसके ऊपर सामने आई है? जी, अभी तक जो किसानों का कहना है, अभी तक जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण पर्वतीय क्षेत्र के किसान जो है काफी मायूस है। किसानों का कहना है तो जंगली जानवर उनकी फसलों को तबाह करते हैं, ऊपर से इस बार मौसम की मार ने उनकी कमर को पूरी तरह तोड़ दिया है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाए। जी, ऐसे में लक्ष्मण वहाँ मौसम का जो मिजाज है अभी कैसा है? बहुत दिनों से बारिश तो नहीं है, लेकिन अभी प्रदेश में बारिश देखने को मिली है, तो उस इलाके में क्या कुछ हालत है? जी, जो मैं कहना चाहूंगा, जो बारिश हुई चंपावत जिले में, बारिश तो हुई लेकिन मामूली बारिश हुई, मतलब जिससे किसानों को कोई खास राहत नहीं मिली है। जो बर्फबारी भी जो है चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हो पाई है, जिस कारण किसान जो है काफी मायूस है, कोई राहत नहीं मिल पा रही है। और अभी तक जो है उनकी आलू की जो प्रमुख फसल होती थी, नकदी फसल आलू, भी जो है बारिश न होने के कारण किसान अभी तक नहीं लगा पाए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखना होगा कि क्या कुछ समाधान किसानों के लिए निकाला जाता है और कब तक इनकी जो समस्या है उसका संज्ञान लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी मजार को अज्ञात लोगों ने ध्वस्त कर दिया। शनिवार देर शाम बालोगंज क्षेत्र में स्थित मजार और उसके साथ मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों में गहरा रोष और चिंता देखी गई। समिति का कहना है कि यह घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। जांच में सामने आया है कि मजार वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पर स्थित थी और स्कूल प्रशासन की ओर से सालों पूर्व मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। समिति के अनुसार पूर्व में कुछ हिंदू संगठनों की ओर से मजार का विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन की जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं पाया गया। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि बाबा बुल्ले शाह की मजार को क्षतिग्रस्त करने को लेकर अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मजार के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर हुई जमकर बर्फबारी से जहां एक और मौसम बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग और पर्यटकों को मुश्किलें भी झेलनी पड़ रही हैं। चक्राता और आसपास के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया, जिससे कई मुख्य मार्ग पर बर्फ जम जाने से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। हालात ऐसे हैं कि कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनें लगातार बर्फ हटाने में जुटी हुई है। ऐसे में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगह पुलिसकर्मी खुद सड़कों पर उतरकर वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चक्राता में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारी एसडीआर की टीम द्वारा लगातार मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। कल रात से ही हम लोग मार्ग को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे सैलानी आए, वो पर्यटक आए, वो सुचारू रूप से बर्फ का आनंद ले सके। ये है कि इस समय जो कोरवा से लेकर चक्राता तक की जो परिस्थिति है, टूरिस्टों के द्वारा अनशन तरीके से गाड़ियां लगाई गई है, बहुत ज़्यादा समय जाम है और आसपास के एसडीआरएफ,
और हमारा जितना ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जेसीबी, स्नो कटर्स, पुलिस और स्थानीय निवासी जो सिंगानी होटलर्स हैं, सब अपने अपने लेवल पे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी पूरी हेल्प कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस समय अगर आप चक्राता आ रहे हैं तो बुक करके आएँ, और जैसे अभी टाइम हो चुका है इसके बाद अब आप लोग कल सुबह ही चक्राता की तरफ मूव करें, क्योंकि आप रात को पहुंचेंगे, अननेसेसरी पाला पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। जैसे दिल्ली के लोग आज मुझे काफ़ी कॉल्स आए थे कि हम रात को निकल जाएंगे या मिडनाइट में निकलेंगे, अभी निकलना है। मैं सबको एडवाइस दूंगा कृपया कल दिन में ही प्लान करें अपना, और रास्ते अगर आप बाहर से निकलना है तो रास्ते में स्टे करके नाइट में चक्राता की तरफ मत जाएं। रुड़की के झबड़ेरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक पिता और उसके बेटे पर लाठी डंडों और फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और जांच पड़ताल में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।